गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में क्या चल रहा है अपना संघात्मक सरकार। ठीक है, सरकारें आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगी। पूरे विश्व में आपको सरकारें मुख्यतः दो प्रकार से देखने को मिलेंगी। पहला है एकात्मक सरकार, जिसमें हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम समझेंगे संघात्मक सरकार। ठीक है, संघात्मक सरकार मतलब क्या होता है? ऐसा सरकार जो संघियों के साथ मिलकर बने। कहने का मतलब, फेडरल का मतलब क्या होता है? जब एक कोई राज्य कई राज्यों से मिलकर बनता होता है केंद्र, तो उसे फेडरल माना जाता है। जैसे कि भारत क्या है, कई राज्यों से मिलकर एक केंद्र बना है। केंद्र क्या है? केंद्र पूरा भारत है। देखा जाए तो केंद्र कोई तो अस्तित्व ही नहीं है भारत में। केंद्र की जगह क्या है? कहीं नहीं है। लेकिन केंद्र क्या है? सभी राज्यों ने मिलकर एक केंद्र का निर्माण किया है। जहां पर सभी राज्य मिलकर कोई एक केंद्र का निर्माण करते हैं, वहां पे क्या माना जाता है? वो फेडरल गवर्नमेंट मानी जाती है। ठीक है, फेडरल का मतलब क्या होता है? संघ होता है, यानी सभी संघों को मिलकर फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? सभी संघों को मिलकर जब कोई सरकार बनती है तो वो फेडरल माना जाता है। अब हम चलते हैं, फेडरल का मतलब मीनिंग क्या होता है? संघ होता है, लेकिन ये किस शब्द से बना है? फिडस शब्द से बना है। ठीक, फोइडस। ठीक है, ये शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जिसका मतलब होता है संधि, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब हम इसके बारे में समझते हैं कैसे। जब तमाम राज्य, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं, आपस में क्या समझौता करते हैं? आपस में यह समझौता करते हैं कि हम अपनी अपनी शक्तियां किसी एक सर्वोच्च सत्ता को प्रदान कर देंगे और वो सब सर्वोच्च सत्ता हम सबको संचालित करेगी। यह क्या हो रहा है? यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे हम एक इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, भारत को हम लेते हैं एग्जाम्पल। भारत में बहुत सारे राज्य हैं। ठीक, ये साउथ का इलाका होगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ राज्य हैं। ये सारे राज्य मिलकर क्या किया? ये सारे राज्य मिलकर, ये टोटली राज्य मिलकर क्या किया? इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम अपनी शक्ति किसको दे देंगे? एक केंद्र में दे देंगे, केंद्र में एक सरकार को बनाएंगे, सारी शक्ति एक सरकार को दे देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ केंद्र सरकार को देंगे। सरकार जो पूरे देश को एक यूनिटी के रूप में चलाएगी, एक यूनिटी रूप में विभाजित, अपने आप को यूनाइट कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, ध्यान से देखा जाए तो सारी शक्तियां राज्य सरकार के हैं। राज्य सरकार में यानी कि कौन रहता है? हम ही लोग तो रहेंगे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में अब रहेंगे तो हम ही। पश्चिम बंगाल में रहेंगे तो कोई, यानी कि देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल ये सब क्या है? एक एक राज्य है, मुख्य रूप से राज्य है, सबके राज्य में होना चाहिए। लेकिन केंद्र क्या है? पूरे भारत को बना दिया जाए, सभी राज्य सहमत होकर जब उसी एक मुख्य राज्य का निर्माण करते हैं तो सब क्या माना जाता है? राज्य सरकार में क्या माना जाता है? ये एग्रीमेंट कैसा होता है? यह समझौता कुछ राज्यों में आपस में होता है, वो मिलकर एक संघीय राज्य को स्थापित करते हैं तथा कुछ शक्तियां राज्य संघ को सौंपता है, कुछ अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, समझौते का अंकन किसमें होता है? संविधान में होता है। ठीक है, संविधान शक्तियों के सभी कार्य क्षेत्रों का वर्णन होता है, इसमें कौन कौन शक्तियां क्या किसके पास रहेंगी। इस प्रकार संघ सरकार उसे कहते हैं जहां पर कुछ राज्य आपस में मिलकर एक संघ बना लेते हैं और नए राज्य को जन्म देते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय सरकार के रूप में काम करते हैं। ये सब अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसी वो कॉन्ट्रैक्ट किसमें होता है? वो उसी देश के संविधान में होता है। ठीक, केंद्र कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ राज्यों को देते हैं, या एक समझौता जो तैयार होता है, वो सब क्या होता है? वो मिलकर एक बड़े राज्य को जन्म देता है, एक कंट्री को जन्म देता है। तो क्या माना जाएगा? फेडरल स्ट्रक्चर माना जाएगा। वो देश कैसे माना जाएगा? फेडरल स्टेट, यानी संघीय सरकार का देश माना जाएगा। जैसे भारत में देखा जाए तो ठीक राज्यों को मिलकर बना हुआ है, अमेरिका में देखा जाए तो राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब संघात्मक राज्य होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल पहला क्या कहता है? भारत शैल बी, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सब यूनियन ऑफ स्टेट का एक संघ होगा। भारत जो इंडिया है वह संघों का राज्य होगा। ठीक, बस समझ में ये चीजें हमने समझी। अब हम समझते हैं इसकी डिफिनेशन।
डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन में क्या क्या चीजें हो जाएंगी, इसके डिफिनेशन में कुछ चीजें ऐसे हो जाएंगी। क्या क्या चीजें डिफिनेशन में? संघात्मक राज्य क्या होता है? संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी संघात्मक राज्य क्या है? ठीक, डायसी ने सबसे पहले हम डायसी के प्रयोग समझते हैं। संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अधिकार में मेल रखना है। कहने का मतलब ऐसे, ठीक है, फेडरल का मतलब होता है यूनिटी। प्रोटेक्ट द राइट, कहने का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ द स्टेट एंड प्रोटेक्ट ऑफ द राइट, किसी व्यक्ति में अधिकार को सुरक्षित करना, यूनिटी बनाए रखना, यही सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाएगा, ये सब क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाता है? फेडरल, यही संघ कहलाता है। ये किसने कहा? डायसी थी, डायसी की। आगे परिभाषा हम किसकी देखते हैं? स्ट्रॉन्ग की परिभाषा देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? फेडरल स्टेट क्या है? संघात्मक राज्य वो है जिसके कुछ समान स्तर वाले कुछ समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग ने कहा संघात्मक राज्य क्या होता है? जब कुछ राज्य किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं तो वो क्या माना जाता है? वही ही संघात्मक राज्य माना जाएगा। जब कुछ देश, कुछ संगठन, कुछ लोग आपस में मिलकर, कुछ राज्य आपस में मिलकर किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं, सब क्या माना जाएगा? ये संघात्मक राज्य माने जाएंगे। ठीक है। अब मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? संघात्मक राज्य एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य को राज्य के सदस्य के रूप में सहमत हो जाएं। ठीक, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा जब बहुत सारे राज्य आपस में समझौता कर एक बड़े राज्य का जन्म देते हैं, बड़े राज्य के चलाने के साथ जन्म देते हैं, ताकि वह बड़ा राज्य सभी राज्यों को एक साथ लेकर चल सके, तो वो क्या कहलाएगा? वही कहलाता है संघात्मक राज्य। ठीक बात समझ में? मॉन्टेस्क्यू की परिभाषा क्या थी? मॉन्टेस्क्यू ने कहा जब बहुत सारे राज्य मिलकर क्या करते हैं? जब बहुत सारे राज्य मिलकर एक बड़े राज्य का जन्म करते हैं, वो किस लिए? ताकि वो उसे बेहतर तरीके से चला सके, तो वही क्या कहलाता है? संघात्मक सरकार वही कहलाती है। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि और परिभाषा, 3 परिभाषा को, एक परिभाषा को देखते हैं। ठीक, एक परिभाषा देखते हैं फाइनर की। फाइनर ने क्या कहा? संघात्मक सरकार क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वह होती है जिसमें सत्ता और शक्ति एक भाग क्षेत्रीय इकाइयों में है और दूसरा भाग केंद्रीय सत्ता में है। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ पर ये फाइनल ने क्या कहा? फाइनल ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जब कुछ राज्यों ने आपस में इस प्रकार से सहमत हुए हैं कि अपनी शक्तियों को कुछ किसमें केंद्र में रखेंगे, अब कुछ राज्यों को लिए दी जाएगी, तो इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वह संघात्मक सरकार का फॉर्म कहलाता है। बात समझ में आई? अब हम समझते हैं संघात्मक सरकार के मेन फीचर क्या होते हैं। मेन फीचर, मेन फीचर किसके हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेन फीचर क्या क्या है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर मतलब क्या होता है? जहां पर भी संघात्मक सरकार मिलेगी वहां पे आपको क्या मिलेगा? केंद्र में कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं। जहां पर केंद्र और राज्य, कोई भी राज्य केंद्र और राज्यों के बीच में बटा होता है, शक्तियों का बंटवारा सबसे ज्यादा जरूरी है। जब राज्य को कोई शक्तियां ही नहीं मिलेगी तो वहां पर संघात्मक सरकार होगा ही नहीं। संघात्मक
सरकार का जन्म ही तभी होता है जब राज्य को शक्तियां मिलेगी, राज्य तभी अस्तित्व में आते हैं जब उसे अधिकार मिलेंगे। अब बात आती है सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कि वहां का संविधान में कैसे कैसे प्रावधान किए गए हैं। जैसे भारत के संबंध में देखा जाए आपको मिलेंगे 245 से 246 के बीच में जो अनुसूचियां दी गई, 9वीं सूची, 7वीं अनुसूची में कौन कौन से सब्जेक्टों को शामिल किया गया है। कुछ यूनियन लिस्ट बनाई गई है, कुछ कंकरेंट लिस्ट बनाई गई है, कुछ स्टेट लिस्ट बनाई गई है। तो यानी कि उसमें उस सूचियों में सभी संविधान के सभी आर्टिकल्स में क्या क्या उस सूचियों में उस शेड्यूल्स में लिखा गया है क्या कौन कौन सी चीजें कानून राज्य बना सकता है, किस किस विषय पर कानून राज्य बना सकता है, किस किस विषय पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, किस किस विषय पर राज्य केंद्र दोनों बना सकती है। अब बात आती है सबसे ज्यादा शक्ति किसको दी गई, भारत में देखा जाए तो यह केंद्र सबसे ज्यादा शक्तियां दी गई है। और एक आर्टिकल आपको मिलेगा भारतीय संविधान का 248 क्या बताता है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी, सारी अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो हमेशा केंद्र के पास ही होती है। यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, भारत में केंद्र हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य नहीं है, राज्य किसी के संबंध में कानून बना सकता है, शिक्षा के संबंध में कानून बना सकता है। आपने बहुत चीज देखी होगी जिसमें सिर्फ राज्य कानून बनाता है, ठीक है। पुलिस व्यवस्था कानून को दी गई है, पुलिस का अधिकार है, सेल टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी गई है जो राज्यों को दिया गया है, ठीक। अब अमेरिका में किसका है, अमेरिका में सबसे ज्यादा शक्तियां राज्यों को दी गई ना कि केंद्रों को दी गई है, ठीक। आगे क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है क्या, जब कोई राज्य का जब निर्माण किया जाता है तो उसकी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। कहने का मतलब क्या होता है, शक्तियों का जब विभाजन किया जाता है कौन कौन सी शक्तियां किसके किसके पास रहेगी, ठीक है, कितनी शक्ति किसके पास रहेगी, वो सबकी सीमा निर्धारित की जाती है, ठीक। जब हमने देखा जैसे भारत के संबंध में हमने सूची बना दी, उस सीमा पर कौन कौन लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब उस सीमा पर कौन कौन कानून बना सकता है, राज्य कहाँ तक कानून बना सकता है, केंद्र कहाँ तक कानून बना सकता है। हर एक सरकार की अपनी अपनी सीमा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में निर्धारित कर दी जाती है, ठीक। क्या है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब होगा वहां पर हमेशा आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि केंद्र का भी अपना अस्तित्व बचाए रखना होता है और राज्य को भी अपना अस्तित्व बचाए रखना होता है, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में ज्यादा बहस ना हो, ज्यादा तालमेल बेहतर बना सके, ताकि वो आपस में झगड़ा ना कर सके। इसलिए उनके कानून, उनके राज्यों का जो पावर है, केंद्र की जो पावर उसको लिख दी जाते हैं, राज्य की जो पावर लिख दी जाती है। और जो ये पावर जिस पे लिखी जाती है अपना राज्य सरकार अपने कहाँ चलाएंगे, राज्य सरकार अपना राज्य कैसे चलाएंगे, केंद्र सरकार अपना राज्य कैसे चलाएंगे, इन संबंध में क्या दोनों के कानून बना दिए गए हैं। और जिस दस्तावेज पे लिखा जाता है वही संविधान कहलाता है, ठीक है। यहाँ आपको संघात्मक सरकार मिलेगी, आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, ठीक। बात समझ में, ये चीजें आपको मिलेगी। और क्या है, डुअल सिटीजनशिप, ठीक। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, जहां पर आप किसी व्यक्ति को दो नागरिकताएं प्राप्त होती है। पहला तो केंद्र का नागरिक माना जाता है क्योंकि पूरा राज्य जब है, और दूसरा वह उस राज्य का नागरिक माना जाता है जिस स्टेट पे वो रह रहा होता है, यानी कि दो प्रकार की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारत के संविधान के निर्माताओं ने इस कंसेप्ट को नकार दिया। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, आप राज्यों के नागरिक नहीं माना जाएंगे, ठीक है। तभी आपको वोटर आईडी में क्या लिखा रहता है, आप भारत के नागरिक हैं। आधार कार्ड बनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस कंसेप्ट को नकारा, लेकिन फिर भी संघात्मक सरकार में क्या होता है, आप केंद्र के भी नागरिक माने जाते हैं, आप राज्य के नागरिक माने जाते हैं। ऐसा कंसेप्ट आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, वहां पे आप केंद्र के भी नागरिक माने जाएंगे, आप वहां पे राज्यों के नागरिक भी माने जाएंगे। ओके, अब क्या है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, यानी कि जहां पर संघात्मक सरकार होगी वहां पे न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाएगी। वहां पे हमेशा देखिए, जहां पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां पे न्यायपालिका आपको हमेशा स्वतंत्र मिलेगी, ठीक। स्वतंत्र कैसे मिलेगी, उसका क्या मतलब होगा स्वतंत्र मिलने का, स्वतंत्र मिलने का मतलब यह होता
होता है, उस पर कोई आधिपत्य न उस पर केंद्र का आधिपत्य रहेगा ना राज्य का आधिपत्य रहेगा। वो किस लिए बनाई जाती है? जो संविधान में जो बातें लिखी गई है, जो केंद्र और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो अनुबंध हुआ है, देश को कैसे चलाया जाएगा, देश को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, उसी दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए जुडिशरी का निर्माण किया जाता है। ठीक, उसी दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए जुडिशरी का निर्माण किया जाता है। तो जहाँ पे आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा, वहां पे आपको इंडिपेंडेंस जुडिशरी मिलेगी। और बात क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब होता है संघात्मक सरकार हमेशा क्या होती है, संघात्मक सरकार में हमेशा संविधान ही सर्वोपरि माना जाता है। संविधान में जो चीजें लिख दी गई हैं वही सर्वोपरि होगी, संविधान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होगी। जो दस्तावेज केंद्र और सरकार राज्य सरकार के बीच में अनुबंध के तौर पर लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर चलेगा। वहाँ कोई मंत्री, वहाँ कोई नेता या वहाँ का राष्ट्रपति या कोई वहाँ का बड़ा क्या रईस आदमी, वो अपने हिसाब से देश को नहीं चलाएगा, संविधान ही देश को चलाएगा। यानी कि ये पीछे क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, लिमिटेड गवर्नमेंट, दूसरा क्या हुआ, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा, चौथा क्या हुआ, डुअल सिटीजनशिप, पांचवा क्या हुआ, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी, छठा क्या हुआ, सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये आपको चीजें मिल गई। ठीक है, यहां तो आपको समझ में आ गया। आगे चर्चा किसकी करते हैं, इसके हम समझते हैं, इसके मेरिट को समझते हैं। अब इसके मेरिट को समझने के लिए क्या क्या चीजें हैं, इसको सबसे पहले सिर्फ गुण को समझते हैं। पहला गुण क्या है, ठीक, अब सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्ट द स्मॉल स्टेट्स। सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्ट द स्मॉल स्टेट। प्रोटेक्ट द स्मॉल स्टेट का मतलब क्या है, छोटे छोटे राज्यों की सुरक्षा। जब केंद्र सरकार पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो उसकी शक्तियां क्या है, उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, राज्यों की पूरी तरह से सुरक्षित करना। जैसे कि अब भारत में देखा होगा, भारत में गलवान वैली वाला जो चाइना के साथ मैटर हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं वो लद्दाख को सुरक्षित करने का पूरी तरह दायित्व होता है। इसलिए क्या होता है, संघात्मक सरकार हमेशा राज्य की सुरक्षा का पूरी तरह से बल देती है। दूसरा क्या है, स्थानीय स्वतंत्रता होती है। संघात्मक सरकार में क्या होती है, जैसे हमने क्या देखा था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, वहां पे लोकल में स्वतंत्रता नहीं होती थी। आपको यहाँ पे प्रधान पूरी तरह स्वतंत्र पाए जाएंगे, नगर पंचायत भी आपको पूरी तरह स्वतंत्र पाई जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार में जो अपनी सरकारें काम करती है वो अपनी सीमा दायरा में रहकर अपने लिमिटेड एरिया में रहकर गवर्नमेंट को चलाती है। केंद्र सरकार अपने आप को पूरी फ्री महसूस करती है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरह से फ्री होती है। अगला क्या है, पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है, यानी कि राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर का मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्ति राजनीति में जाकर चुनाव लड़ सकता है। कोई ऐसा नहीं देखे, जब केंद्र में सिर्फ एक सरकारें होती हैं वहां पे चुनावी आसार बहुत कम हो सकते हैं। जैसे अब जहां पर बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं तो वहां पर चुनावों में व्यक्ति अपने आप को चुनावी गतिविधियों में शामिल आसानी से कर सकता है। अब जहां पर सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी सेशन होता है वहां पर कितने लोग आपको पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत में आप देखेंगे बहुत सारे आपको पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे। ठीक, अगला क्या है, जब सबसे बड़ा क्या है, यूजफुल फॉर द बिगर स्टेट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किसके लिए फायदेमंद होता है, जब बहुत सारा बड़ा राज्य होता है उसको बहुत सारे बड़े राज्य को आप एक यूनिटी के रूप में यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से नहीं चला सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही चला सकते हैं। उसको बेहतर तरीके से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चला सकते हैं। ठीक, आगे क्या है, कंट्रोल ऑफ द ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट यानी कि अगला क्या है, वह सरकार की निरंकुशता पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति आरटीआई के माध्यम, हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के माध्यम से सरकार से सवाल जवाब कर सकता है। वो पूछ सकता है क्या क्या चीजें इसमें फायदा है, क्या क्या चीजें इसमें हमारे लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि केंद्र और राज्य में सारे राज्य बढ़ जाएंगे तो उसमें पावर्स क्या होते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में पूरी तरह से क्या होता है, अलगाव हो जाता है। ठीक, आज हमने देखा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अब आगे देखेंगे, आगे क्लास में इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।